अच्छा, अब हम आते हैं कंपनी होती क्या है। कोई भी फाउंडर अगर कंपनी बनाएगा तो वो कंपनी बनाने के लिए उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। फाउंडर हो गया, स्टेक होल्डर हो गया, कंपनी अगर बनाएंगे, शेयर होल्डर कोई भी कंपनी बनाएंगे तो वो किस किस तरीके से बनाएंगे। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं। सॉरी, पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप तो ये तो बचपन में पढ़ा था ना मैं, ये है, ये भी है, एग्रीड, लेकिन इसके अलावा बताएं मुझे। वो भी एक ऑप्शन है, ठीक है, वो भी एक ऑप्शन है। देखो, दो तरह की कंपनीज होती हैं, दो तरह के सेक्टर्स होते हैं। एक होता है प्राइवेट सेक्टर, एक होता है पब्लिक सेक्टर। ठीक है, हमने इस तरह देखना है इस सब्जेक्ट में। ठीक है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है और पब्लिक सेक्टर क्या होता है, मुझे डिफरेंस चाहिए, बताएं। पब्लिक सेक्टर जिसके अंदर जनरल पब्लिक आपकी इन्वॉल्व हो, जैसे लिस्टेड एक तरह से है, तो आपको और कोई भी खरीद सकता है, कोई भी। नहीं, अच्छा देखो, धंधा ना दो तरह के लोग करते हैं, एक गवर्नमेंट करती है और एक पब्लिक करती है, प्राइवेटली करती है। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट करती है ना वो पब्लिक सेक्टर होता है। ठीक है, पीआईए इज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, स्टील मिल इज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी। गॉट इट, बात क्लियर हो गई अब। ठीक है, तो प्राइवेट में, अब हम जब प्राइवेट में गए तो प्राइवेट में हम और आप जैसे लोग करते हैं, एग्रीड। पब्लिक सेक्टर में मैंने दो डिफरेंशिएशन क्रिएट किए हैं। एक, स्टेट ओन्ड एंटिटीज। स्टेट ओन्ड एंटिटीज कौन सी है, यही वाली जो हम जिनकी बात कर रहे हैं, वापडा और इस तरह की कंपनीज। और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस भी एक कंपनी है ना, गवर्नमेंट ऑफिस भी तो एक कंपनी है ना। सेक्रेटरीट जाए आप, पूरा निजाम चल रहा है उधर, वहां भी गवर्नेंस होगी, एग्रीड। वहां भी गवर्नेंस होगी, कौन सा जाएगा, पर्चा किसके पास जाएगा, वो साइन करेगा, फिर वो साइन करेगा। रेड टेपिज्म, बेसिकली ब्यूरोक्रेसी, उसको ब्यूरोक्रेसी चलाती है। ठीक है, सीएसएस ऑफिसर्स चलाते हैं, तो वो भी एक ऑफिस है, वहां भी गवर्नेंस की जरूरत है। ठीक है, हम इसको बहुत ज्यादा टच नहीं करेंगे, बट समझने के लिए सिर्फ। ठीक है, पब्लिक सेक्टर से सवाल आता है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर से सवाल आता है, पब्लिक सेक्टर की डायनेमिक्स ही अलग है गवर्नेंस के, समझ रहे हो। मिसाल के तौर पे पब्लिक सेक्टर में बोर्ड कैसा बनेगा, कौन कौन बोर्ड में इन्वॉल्व होगा। मिसाल के तौर पे रेकोडेक, सुना है आपने रेकोडेक के बारे में। रेकोडेक इज अ माइन इन बलूचिस्तान दैट वाज अर्लियर 90s में या 80s में आइडेंटिफाई हुई थी कि यहाँ पे गोल्ड ही गोल्ड है, और इतना गोल्ड है कि पैसे ही पैसे मतलब पाकिस्तान के हो सकते हैं, लेकिन वो आज तक उसको हम खोद नहीं पाए। वाई? बिकॉज एक तो पॉलिटिकल रीजंस भी बहुत हैं। ठीक है, दूसरा, हमने जाहिर बलूचिस्तान में है तो बलूचिस्तान की हुकूमत बोलती है कि हमें शेयर दो, फेडरल हुकूमत बोलती है कि हम भी शेयर लेंगे। फिर जो कॉन्ट्रैक्टर हायर होता है, वो कॉन्ट्रैक्टर बाहर का होता है, जाहिर सी बात है, वो अपना शेयर मांगता है। जो भी आगे खोदता है ना किसी माइन को, वो तकरीबन 50% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द माइन लेता है। ठीक है, अभी भी रेकोडेक में क्या हुआ है, 50% इज विद बैरिक गोल्ड। बैरिक गोल्ड इज एन इंटरनेशनल कंपनी दैट डिग्स गोल्ड आउट ऑफ, ठीक है, गोल्ड माइंस, और 25% फेडरल, 25% बलूचिस्तान गवर्नमेंट। ठीक है, अब मसला कहाँ आया, मसला ये आया कि ये पब्लिक कंपनी है। पब्लिक मींस इट हैज इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू हमने, पब्लिक ने ओन की हुई है, ये पब्लिक ने ओन की हुई है, तो पब्लिक का इंटरेस्ट हुआ। अब जो भी होगा पब्लिक इंटरेस्ट में होगा। ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट इसका आएगा वो पब्लिक इंटरेस्ट में होगा, चाहे वो स्टेट फंडेड है। यानी पीआईए कैसे चल रहा है, स्टेट फंड के साथ चल रहा है ना, लॉस में है ना, लॉस मेकिंग कंपनी है, तो फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, मेरे और आपके टैक्स से आ रहा है ना। ठीक है, टैक्स से आ रहा है ना, टैक्स से चल रही है, वरना तो इन्वेस्टर, नॉर्मल इन्वेस्टर होता तो वो तो बेच के चला जाता, लेकिन गवर्नमेंट नहीं बेच पा रही है, उसकी गवर्नेंस की डिफरेंट डायनेमिक्स है। ठीक है, वहाँ हायरिंग का डिफरेंट डायनेमिक्स है, वहाँ लोगों के डिफरेंट डायनेमिक्स हैं, यूनियंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं पब्लिक सेक्टर में।
गेटिंग? सो वहाँ गवर्नेंस का ताल्लुक बहुत डिफरेंट है, प्राइवेट में बहुत डिफरेंट है। अभी हम प्राइवेट की तरफ आते हैं, ठीक है? ओके, प्राइवेट में क्या है? दो तरह की कंपनी, एक जो प्रॉफिट के लिए बनी है और एक जो नॉट फॉर प्रॉफिट बनी है। एक प्रॉफिट के लिए बनी है, एक नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए बनी है, ठीक है? बात समझ में आती है? अच्छा, प्रॉफिट के लिए जो बनी है इनमें भी दो तरह के लोग होते हैं, एक जो इनकॉर्पोरेटेड होते हैं और एक जो नॉन इनकॉर्पोरेटेड होते हैं। मेरी राइटिंग थोड़ी बुरी है, बेयर विद मी, ठीक है? सॉरी, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब है इनकॉर्पोरेटेड, आसान। इनकॉर्पोरेटेड का क्या मतलब है कमल? जो रजिस्टर्ड कंपनी हो, इनकॉर्पोरेट हुई भी हो एज अ लिमिटेड कंपनी और नॉन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एसएमसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है? बात समझ में आती है? अब इनकॉर्पोरेटेड में दो तरह की कंपनी आ गई है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आ गई और एक पब्लिक कंपनी आ गई जिसको हम लिस्टेड कंपनी बोलते हैं। बात समझ में आती है? कोई सवाल है? समझ में आ रहा है? पक्का? लिस्टेड कंपनी क्या होती है? जिसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे होते हैं। प्राइवेट कंपनी वो होती है जो नहीं ट्रेड हो रही होती कहीं भी, उसकी इक्विटी कुछ मखसूस लोगों के पास होती है। एग्रीड? नॉन इनकॉर्पोरेटेड में कौन है? अच्छा, इसमें एलएलसी भी आ सकती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी आ सकती है, जो रजिस्टर्ड हो, जो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप हो, ठीक है? नॉन इनकॉर्पोरेटेड में कौन है? वही जो बचपन में हमने पढ़ा था, सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर, फिर आ गया पार्टनरशिप, जो कि अनरिकग्नाइज्ड पार्टनरशिप होगी। जो फॉर एग्जांपल मैंने पार्टनरशिप बनाई, मैं सिविक सेंटर में जाके रजिस्टर करा दिया उसको, बस बहुत, वो इनकॉर्पोरेट नहीं है, ठीक है? इनकॉर्पोरेट वो है जो एससीपी के साथ इनकॉर्पोरेट हो रही है, ठीक है? सो सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप इज मेनली व्हाट कम्स अंडर अनइनकॉर्पोरेटेड, राइट? अब मजे की बात क्या है? मजे की बात ये है कि हम पढ़ रहे हैं गवर्नेंस। गवर्नेंस तो इन सबको चाहिए, ठीक है? डायरेक्टर्स इन सबको चाहिए या ओनर, कंट्रोल इन सबको चाहिए। गवर्नेंस का मकसद क्या है? कंट्रोल टुवर्ड्स, कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस टुवर्ड्स गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, बेसिक डेफिनेशन, ठीक है? तो अब स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज को भी गवर्नेंस चाहिए, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को भी चाहिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी चाहिए। इसमें चैरिटीज आ जाती हैं, सोसाइटीज आ जाती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सोसाइटीज फॉर एग्जाम्पल हमारे मोहल्ले की एक सोसाइटी है, रजिस्टर्ड हुई हुई है विद द वेलफेयर एसोसिएशन, एग्रीड? सोसाइटीज एसोसिएशन फॉर एग्जाम्पल, सोसाइटी रूल्स के, तो वो इसके अंडर गवर्न होगी, ठीक है? मिसाल के तौर पे सोसाइटीज एक्ट में लिखा हुआ है कि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होंगे किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, वो प्रॉफिट में से रेम्यूनरेशन नहीं लेंगे, वो कंपनी से रेम्यूनरेशन नहीं लेंगे फॉर एग्जांपल, या सैलरीज नहीं लेंगे, ठीक है? क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज उसका कॉज नॉट प्रॉफिट है ना, ठीक है? हाँ, बहुत नेसेसरी इंप्लॉयमेंट होगी तो फिर सैलरीज दी जाएंगी, बिल्कुल दी जाएंगी, लेकिन बोर्ड को नहीं दी जाएगी, सिर्फ फैसले करने के लिए। फैसले करने के पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है? हाँ, काम करने के मिलेंगे। गॉट इट? अब आ गई सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में गवर्नेंस होगी बहुत लिमिटेड होगी, ठीक है? लेकिन अब आते हैं हम असल सवाल पे। सवाल ये है कि जो रिकग्नाइज्ड या लीगल सिस्टम के अंडर गवर्नेंस आएगी, वो आएगी इन कंपनीज में, इस कंपनी में, इधर कम, ठीक है? जिसके अंडर लॉज होंगे। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का नाम सुना है? कहाँ पढ़ा है? लॉ में पढ़ा है? लॉ में पढ़ा होगा, ऑडिट में शायद पढ़ा हो, ऑडिट में भी पढ़ा होगा, ठीक है? एडवांस ऑडिट अभी पढ़ा है किसी ने? नहीं पढ़ा? एडवांस ऑडिट में भी डिस्कशन है इसकी, ठीक है? मकसद क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का? 4-5 मकसद है। नंबर 1, फेयरनेस। कोई भी आपसे पूछे ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस के की एलिमेंट्स क्या है, अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होगा,
फेयरनेस, क्यों क्यों मैं गवर्नेंस से फेयरनेस क्यों अचीव करना चाहता हूं? जाहिर है एक अच्छी गवर्नेंस होगी तो कंपनी में जो होगा वो फेयर हो रहा होगा, सही हो रहा होगा, अकॉर्डिंग टू द रूल्स हो रहा होगा, एवरीवन विल बी गेटिंग देयर ड्यू शेयर ऑफ एवरीथिंग। एग्रीड? टारगेट सेटिंग होगी तो टारगेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गॉट इट? फेयरनेस नंबर 1। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अकाउंटेबिलिटी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस से हम अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करते हैं। सीईओ को रखा है, सीईओ के अंडर एक टीम दी है जिसको सीईओ मैनेज करता है। सीईओ कैसे मैनेज करता है? सीईओ इस तरह मैनेज करता है कि वो रोज अपडेट्स लेता है, फॉलोअप्स करता है, ये जो मैंने कहा था ये टारगेट पूरा हुआ या नहीं हुआ, ठीक है? ऐसे ही है ना। मिसाल के तौर पे सीईओ ने कुछ केपीआईज बनाए कंपनी के, अब मंथ ऑन मंथ बेसिस वो केपीआईज को फॉलो करता है कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मंथ ऑन मंथ कह लो, वीक ऑन वीक कह लो, वीकली वो मीटिंग्स करता है। इन मीटिंग्स को क्या बोलते हैं, या इन फॉलोअप्स को क्या बोलते हैं? स्टीवर्डशिप। स्टीवर्डशिप, ये वर्ड जरूर याद रखिएगा, कहीं भी आ सकता है। स्टीवर्डशिप। गुड कंपनीज हैव गुड स्टीवर्डशिप प्रोसेसेस, व्हिच मींस कि मैं फॉर एग्जांपल अपनी टीम के साथ वीक ऑन वीक मीटिंग करता हूं और उनसे पूछता रहता हूं कि क्या किया आपने, टारगेट्स कैसे अचीव हुए गोल्स की तरफ, क्योंकि सारे टारगेट्स गोल्स को अचीव करने के लिए बनते हैं। एग्रीड? पहले ऑर्गेनाइजेशन लेवल टारगेट्स बनते हैं, ये हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में भी थोड़ा समझेंगे जब हम उसको टच करेंगे उस टॉपिक को। ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, फिर हम आए डिपार्टमेंट लेवल गोल्स, फिर हम आए इंडिविजुअल लेवल गोल्स। एग्रीड? ऐसे ही बनना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन ने गोल बनाया कि हमने अगले साल तक पांच सिटीज में अपने ऑपरेशन लॉन्च करने हैं, ठीक है? एग्रीड? अब डिपार्टमेंटल गोल्स बनेंगे। डिपार्टमेंट गोल क्या बनेंगे? फाइनेंस का क्या गोल बनेगा इसमें? कौन बताएगा? 5 शहरों में मुझे अपने ऑपरेशंस खोलने हैं, फाइनेंस ने क्या करना है? गुड। हाँ, बजट के अलावा लीगल रिक्वायरमेंट्स। फाइनेंस नहीं करता लीगल रिक्वायरमेंट्स। बजटिंग के हवाले से चलो बजट घूम करके बजट पे आई ना बात। फिर और क्या करेगा फाइनेंस? कॉस्टिंग, चलो गुड। और ग्रोथ, इनकम, रेवेन्यू, प्रोजेक्शंस करेगा, फोरकास्टिंग करेगा। एग्रीड? फोरकास्टिंग करेगा और ये भी तो देखेगा पैसे हैं नहीं है। अनलॉक फंड्स, अनलॉक फंड करेगा, फंड्स अनलॉक करेगा ना बेसिकली, इसको कहते हैं अनलॉकिंग फंड्स। ये भी फाइनेंस का काम है। फिर 5 शहरों में कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है या नहीं करनी है, अलग अलग। ये कंपनी इधर ही इनकॉर्पोरेट होगी, वो ब्रांचेस होंगी फॉर एग्जांपल, ठीक है? ऑफिस कैसे बनेगा, रेंटल कितना होगा, रेंटल के वो भी सारी चीज़ें बजट में। तो फाइनेंस का काम क्या है? और पेमेंट्स करनी है, पेमेंट, फाइनेंशियल ऑपरेशंस, ठीक है? फिर रिपोर्टिंग उसकी कैसे करनी है, मंथली बेसिस पर, मंथली क्लोजिंग में रिपोर्टिंग कैसे करनी है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में अलग लेजर खोलना है या वही वाले लेजर में काम करना है, ये सारे छोटे छोटे काम जो फाइनेंस करता है, ठीक है? ये छोटे काम है, सपोर्ट फंक्शन है फाइनेंस, इट्स नॉट अ मेन फंक्शन। ऐसे ही है ना जनाब? ठीक है? अभी ये सब्जेक्ट पढ़ के आपको अंदाजा होगा फाइनेंस कितना छोटा है। ठीक है? तो पॉइंट कहने का ये, डिसरिगार्ड किसी को भी नहीं कर रहे हम, लेकिन पॉइंट कहने का ये कि हर डिपार्टमेंट का एक काम होगा इसमें। फिर रियल एस्टेट वाला जो डिपार्टमेंट होगा, अगर होगा तो, या एडमिन कहते हैं उसको कभी कभार कुछ ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या करेंगे, वो जगह सही ढूंढेंगे उन इलाकों में, ठीक है? सेल्स वाले क्या करेंगे या मार्केटिंग वाले क्या करेंगे, वो ये एनालाइज करेंगे कि इस लोकेशन में किस तरह मार्केटिंग हो सकती है। कहीं कहीं ऑफिस गलत जगह पे खोलना भी गलत मार्केटिंग है। एग्रीड? सो वो भी देखेंगे। अगर स्टोर खोलना है तो स्टोर कहाँ खोलना चाहिए, कौन से मॉल में ज़्यादा डिमांड आती है, कौन से मॉल में लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। सो ये सारी चीज़ें स्टीवर्डशिप करेगा सीईओ, ठीक है? इन सारे गोल्स के अगेंस्ट, ठीक है? यहाँ डिपार्टमेंट गोल बने, फिर इंडिविजुअल गोल बने। फॉर एग्जाम्पल हेड ऑफ डिपार्टमेंट का गोल बना कि तुम्हारा काम, फाइनेंस के हेड का गोल बना कि तुमने बजट इस टाइम पे पूरा करना है, क्लोजिंग तुमने 5 दिन के अंदर अंदर कर देनी है फाइनेंशियल्स की,
एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, सीईओ क्या करेगा? सीईओ इन गोल्स की स्टीवर्डशिप करेगा वीक ऑन वीक बेसिस, या डेली भी कर सकता है अगर वो बहुत ही मेटिकुलस सीईओ है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो रोज पूछते हैं हाँ भाई क्या हालात है, क्या अपडेट है, क्या अपडेट है, क्या अपडेट है, क्या अपडेट है, वो सारा दिन इसी काम में लगे रहते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास टीम होती है इतनी कॉम्पिटेंट कि वो बोलते हैं हाँ ठीक है, कीप मी इन्फॉर्म्ड, कीप मी इन्फॉर्म्ड। ठीक है, पावर बहुत है, इंटरेस्ट थोड़ा कम है, ठीक, डेलीगेट कर दिया। वो डेलीगेशन वाली जो हमने थ्योरी पढ़ी थी लीडरशिप में, वहाँ वो आ गई। सिचुएशन ऐसी है ना, कॉम्पिटेंट भी है, कमिटेड भी है। ठीक है, वो लेक्चर जरूर सुन लेना दोस्त, अच्छा गया था हमारा लेक्चर वो मेरे ख्याल में। ठीक है, बिकॉज वो थ्योरी बहुत बेसिक सिंपल चीज़ें समझा देती है। पॉइंट यानी मतलब ये कहने का आसान को इसलिए मैं मोटिवेट कर रहा हूँ कि थ्योरी सिंपल सी है। ठीक है, कॉम्पिटेंट भी है, कमिटेड भी है, तो सीईओ क्या बोलेगा? ओके, वी विल डू अवर स्टीवर्डशिप वीक ऑन वीक बेसिस। ठीक है, वीक ऑन वीक इज अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, एवरी मंडे हैव अ गुड कॉल विद ऑल योर हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड गेट अ स्टीवर्डशिप। ये हर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ठीक है, मंथ ऑन मंथ थोड़ा लेट हो जाएगा, ठीक है, गाड़ी निकल जाएगी आगे। इश्यूज उस मंथ स्टार्ट हो रहे हो नहीं, मंथ ऑन मंथ तो फिर फायदा नहीं है ना, फिर इश्यूज आइडेंटिफाई होते लेट हो जाएगा, क्योंकि डिसीजंस तो सीईओ ने देने हैं ना। ठीक है, डिसीजन सीईओ ने देने हैं और सीईओ के डिसीजंस की बेसिस पे ही ये डिसाइड करेगी कंपनी का आगे कैसे बढ़ना है। एग्रीड? बात समझ आती है? तो इसलिए स्टीवर्डशिप जरूरी है। वापस आते हैं अपनी चीज पे, अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, गवर्नेंस ये इंश्योर करती है। ठीक है, फिर तीसरा ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब हाँ कह सकते हैं, गुड, बिल्कुल कह सकते हैं। डिस्क्लोजर से होता क्या है? एवरीवन इज इन्फॉर्म्ड, ऑल स्टेक होल्डर्स रिमेन इन्फॉर्म्ड। ट्रांसपेरेंसी ये होती है। ट्रांसपेरेंसी ये होती है कि हर बंदे को पता होगा डिसीजन कैसे लिया गया, क्यों लिया गया है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी डिस्क्लोजर्स इसलिए दिए जाते हैं इतने सारे, ताकि इन्वेस्टर जितने भी हैं वो सारे एक पेज पे हों, देख पाए कि कंपनी में क्या हो रहा है। जितना अंदर वालों को पता है उतना ही बाहर वालों को पता होना चाहिए। ये ओपिनियन है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। ठीक है, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस यही सारे टॉपिक्स को छेड़ती है। डायरेक्टर्स क्या होना चाहिए, डाइवर्सिटी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, अब तो डाइवर्सिटी भी बहुत आ गई है। यूएस में बोर्ड में आपको एक खातून जरूर चाहिए और एक एलजीबीटी कम्युनिटी का भी बंदा चाहिए जी। यूएस में लॉ है, पाकिस्तान में ये है कि एक खातून तो जरूर होनी चाहिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए लिस्टेड कंपनी में। प्राइवेट कंपनीज में नहीं अभी तक बातचीत उस पर बहुत, लिस्टेड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जरूर होने चाहिए। ठीक है, तो अभी हम सारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ेंगे, आज पूरा नहीं पढ़ेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, हम कल भी पढ़ेंगे, बट आई वुड रिकमेंड कि उसमें तो खैर नोट्स भी पढ़ सकते हैं आप, कोई मसले वाली बात नहीं। लेकिन सवाल आता है, इसमें सवाल क्या आता है? सवाल ये आता है कि एक प्राइवेट कंपनी है, वो अब तक प्राइवेट चल रही थी, बेहतरीन चल रही थी, वो अब लिस्टेड हो गई। लिस्टेड हो गई, अब आप ये अभी भी उसके बोर्ड, ज़ाहिर है बोर्ड नया नहीं बना, नए बोर्ड नहीं बने, बोर्ड की सब कमेटीज बनती हैं लिस्टेड कंपनी में, वो सब नहीं बनी। तो मसले क्या हैं? मसले आइडेंटिफाई करके ज़रा बताएं कि इस कंपनी में मसले क्या हैं। इस तरह का एक सवाल है, मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हमने ये अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या क्या ज़रूरी होता है एक लिस्टेड कंपनी में। ठीक है, प्राइवेट हाँ, डिफरेंसेस नहीं पूछेगा वो, ये पूछेगा कि यार क्या मसाइल क्या हैं, एनालाइज करो मसाइल और थोड़ा सा रेकमेंड कर दो। प्राइवेट में क्या है? प्राइवेट में एक ही बोर्ड चाहिए, सिंपल। पब्लिक में चाहिए आपको ऑडिट कमेटी, रेम्यूनरेशन कमेटी, नॉमिनेशन कमेटी, फिर रिस्क कमेटी, इस तरह की कमेटीज चाहिए आपको पब्लिक में। हर मुल्क के अलग अलग लॉज हैं, बट हम वेस्ट को ही लेके चलेंगे क्योंकि हमारा कोर्स इस तरह का बना हुआ है, तो हम उधर ही लेके चलेंगे। पाकिस्तान को हम थोड़ा टच बेस करते रहेंगे ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो कि हमारे यहाँ क्या होता है। ठीक है, दुनिया में जितने भी फ्रॉड्स हुए हैं ना, दे आर ड्यू टू, मोस्ट ऑफ देम आर ड्यू टू
लैक ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, लैक ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये अदानी का तो रीसेंट केस है, पढ़ो जाके ये सारा केस आप लोग। मैं भी देता हूँ आप लोगों को अदानी का केस। हाँ, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमें क्या बोलता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमें ये बोलता है कि फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया मीट होना चाहिए डायरेक्टर्स का। पढ़ा है किसी ने? ऐसे ही है। तो फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया देखे बगैर अगर वो हायर हो गया है एज अ डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड, तो ये तो लैक ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ना। इसको ऑडिटर ने भी नहीं देखा, ऑडिटर ने नहीं देखा तो फिर ऑडिटर भी मसले में फंसेगा। और दुनिया में जितने फ्रॉड्स हैं ना, वो ऑडिटर की नेग्लिजेंस की वजह से ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमने लफ्ज़ लगा दिया रीजनेबल एश्योरेंस। ठीक है, हम देते हैं रीजनेबल एश्योरेंस, और ऐसे ही है। हम 100% हम देख नहीं सकते चीज़ें, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी भी होती है, टाइम की भी कमी होती है। अगर 100% भी देख लें फिर भी हमें शक रहता है कि यार कुछ रह गया है। जाहिर सी बात है। कंपनी मिसाल के तौर पे बहुत सारी पाकिस्तान में ना टेक्सटाइल कंपनीज ऐसी हैं जो डुअल बुक्स ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन करती हैं, 2 बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, एक ऑफिशियल एक अनऑफिशियल, जस्ट टू सेव देयर टैक्स और अदर थिंग्स एज वेल। ऑडिटर कैसे पकड़ेगा? आसान नहीं है पकड़ना, आसान नहीं है। पकड़ सकते हैं इसको भी, लेकिन आसान नहीं है बिल्कुल भी। इसके लिए ऑडिटर को रातें काली करनी पड़ेंगी, ठीक है, जो कि करते हैं हम। ठीक है, इसीलिए PwC in Pakistan does not take audits of textile, a lot of textiles. वजह क्या है? टेक्सटाइल में ये मसले हैं। तो वो पार्टनर्स जो है ना, साइन करते हुए थोड़ा सा घबराते हैं कि ये कैसे साइन होगा, क्योंकि पार्टनर की बल्ली है ना। वेरी ऑनेस्टली उसके ऊपर एक बर्डन है कि मैं कैसे ये साइन कर सकता हूँ। एग्रीड? कोई सवाल है भाई यहाँ पे? हाँ, कोई सवाल? अच्छा जी, चले। अब हम चलते हैं एक लिस्टेड कंपनी की तरफ जरा। ठीक है, आज हम थोड़े से बोर्ड स्ट्रक्चर समझ लेंगे, फिर हम कल इसको और डिटेल में घुसेंगे। ठीक है, एक बोर्ड बना कंपनी का, और बोर्ड के साथ फिर उसकी सब कमेटीज बनी। अब बोर्ड के कॉम्पोजिशन क्या होती है? बोर्ड की 2-3 चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। एक कॉम्पोजिशन समझनी पड़ी, इंडिपेंडेंस समझनी पड़ी। अच्छा, वो जो फेयरनेस वगैरह हमने लिखा था उसमें एक इंडिपेंडेंस भी है, वो भी लिख दें। ठीक है, मैं नोट्स में लिख दूंगा, बट भूल गया शायद वहां पे बातों में। ठीक है, बोर्ड की इंडिपेंडेंस देखनी पड़ेगी। इंडिपेंडेंस क्यों जरूरी है वैसे? हाँ, बायस ना हो ना ओपिनियन। हाँ, बायस ना हो बेसिकली। अल्टीमेटली व्हाट इज इंडिपेंडेंस? इंडिपेंडेंस आपने ऑडिट में भी पढ़ा होगा, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। पढ़ा ही है। You have to be, as auditors, you have to be independent in mind and appear independent as well. अगर if I am not appearing independent and I am saying कि यार मैं independent हूँ, एग्जैक्टली डाउट क्रिएट हो जाएगा ना। मिसाल के तौर पे मैं एक ऑडिट पे था अपने फर्ग्यूसन के ज़माने में, एक क्लाइंट पे था, उसके प्लांट पे गया मैं। अब वहाँ वो पंजाब का एक रिमोट एरिया था जहाँ पे वो प्लांट था। वहाँ पे वो सिक्योरिटी का ऑडिट था बेसिकली हमारा। वो सिक्योरिटी गार्ड बड़ा मिलनसार और दोस्ती वाला बंदा था। उसने बोला कि सर हम ना आपको यहाँ की बर्फ़ी खिलाएंगे, बड़ी मशहूर बर्फ़ी है। मैंने बोला नहीं यार, हमें अलाउड भी नहीं होता, और क्या करूँगा मैं बर्फ़ी का, ठीक है ना। बट वो मिलनसार बंदा था, उसने अपने देहाती अंदाज में बोला नहीं सर हम बर्फ़ी खिलाएगा आपको। चलो ठीक है, खिला दो। अब सिचुएशन क्या हुई? सिचुएशन ये हुई कि बर्फ़ी इतनी मेरे लिए तो मैटर नहीं करती ना, कौन सी लाखों रुपए की बर्फ़ी है जो मुझे मेरी इंडिपेंडेंस को इम्पेयर करेगी। नहीं करेगी, ऑब्वियसली नहीं करेगी। बट I may not appear as independent if some other security guard sees me, क्योंकि उसके माइंड में तो यही कि यार बर्फी खा रहा है मेरे बॉस से ना, ठीक है। लेकिन it is not valuable for me, it is not at all influencing me because उसकी कोई वैल्यू नहीं है मेरे लिए, ठीक है। But it may appear as
नॉट बीइंग इंडिपेंडेंट, ठीक है। वो गार्ड के दिमाग में बायस हो सकता है कि मैंने सर के साथ दोस्ती बना ली, अब तो मेरी चीज़ें ही नहीं निकालेंगे सर, ठीक है, ऐसे ही है ना। उसके बाद दिमाग में बायस हो सकता है। तो आई मे नॉट अपेयर इंडिपेंडेंट टू माई ओन ऑडिटी, एग्रीड। तो बोला सर बर्फी और चाहिए बर्फी आपको ठीक है, एग्रीड, समझ आती है बात। सो इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, इंटरनल पार्टीज की भी एक्सटर्नल पार्टीज की भी, व्हेन मेकिंग डिसीजंस अबाउट द बिजनेस, ठीक है। तो बोर्ड का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। बोर्ड अगर इन्फ्लुएंस रहा किसी भी सिचुएशन में तो बोर्ड बायस डिसीजंस लेगा। ऐसे ही है। इसीलिए लिस्टेड कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो डायरेक्टर होता है, इसकी डेफिनेशन आपको नोट्स में मिल जाएंगी, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो होता है जिसका कोई ताल्लुक नहीं होता, जिसके कोई वो नहीं होती, इंटरेस्ट नहीं होता कंपनी में। इंटरेस्ट से मुराद ये नहीं है कि उसकी शेयर होल्डिंग नहीं हो सकती, हो सकती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होगी कि वो इन्फ्लुएंस हो जाए। हाँ, देखो अगर 100 शेयर रखे हैं मैंने किसी भी कंपनी में तो दे मे नॉट इन्फ्लुएंस माय डिसीजंस, मैं कितना लॉस कर लूंगा उन शेयर्स के नुकसान पे, ठीक है। लेकिन अगर मेरे शेयर्स बहुत ज्यादा हैं जो कि मेरी इनकम से भी ज्यादा हो गए, मिसाल के तौर पे, या इनकम के लेवल के हिसाब से देखा जाए, मेरी 100% इनकम है और मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है उसमें कोई 200% ऑफ माई इनकम, फॉर एग्जाम्पल मैं लाख रुपए कमाता हूँ, मैंने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं किसी भी कंपनी में, तो दैट मे बी अ बिग अमाउंट फॉर मी, मे बी नॉट, ठीक है, मे बी नॉट, हो सकता है मेरे पास और भी दौलत हो बहुत सारी। तो वेल स्टेटमेंट देख के पता लगेगा कि यार ये कितना इंडिपेंडेंट रहा इसमें इन्वेस्ट करते हुए। सो जनरली 5% इज अ वेरी बिग अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन अ कंपनी, बट 5% से कम भी हो सकता है अगर बहुत बड़ी कंपनी की शेयर होल्डिंग है, ठीक है। सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, या वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता जिसने 5-3 साल में इस कंपनी के साथ एम्प्लॉयमेंट की भी हो, ठीक है। इसके बहुत सारे रूल्स हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे, मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक प्रिंट भी दे दूंगा आप लोगों को, just to ensure that you guys read it, just have a skim through it, because एग्जाम में इस तरह के सवाल डायरेक्टली कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नहीं आएंगे लेकिन उसको लिंक कर रहे होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि वो आपसे लॉ के सवाल पूछना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ना उसके मार्क्स को काटेगा, बट द एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स यू कि आपने ये टेक्निकल स्किल हासिल की हुई है, अब आप इसको थोड़ा सा रेफर कर लें जरा प्लीज, ठीक है। उसने आपको ये लिख के दिया कि यार नॉमिनेशन कमेटी नहीं है कंपनी में, मिसाल के तौर पे एक लिस्टेड कंपनी, हाँ हम ये बोलेंगे कि कमेटीज होनी चाहिए, नॉमिनेशन कमेटी होनी चाहिए, क्योंकि हमें इतना जरूर याद रहना चाहिए कि एक नॉमिनेशन कमेटी, कौन सी कमेटीज होनी चाहिए कंपनी में, कौन सी नहीं होनी चाहिए, उनमें कितने लोग होने चाहिए, कॉम्पोजिशन क्या होनी चाहिए। अभी हम पढ़ेंगे ऑडिट कमेटी कैसे बनती है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब समझ में आ गया। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो होगा जिसका कंपनी में इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है, एंड ही कैन मेक रेलेवेंट इंडिपेंडेंट डिसीजंस फॉर द कंपनी, ठीक है। आजकल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 1/3 मेरे ख्याल में नंबर है, हम इसको कंफर्म कर लेंगे, अभी नहीं लिखिएगा, ठीक है। 1/3 है, नॉन एग्जीक्यूटिव भी 1/3 ऑफ द बोर्ड है, ठीक है। नॉन एग्जीक्यूटिव कौन होता है? नॉन एग्जीक्यूटिव कौन होता है? जो मैनेज नहीं कर रहे होते कंपनी को बेसिकली, ठीक है। मिसाल के तौर पे सीईओ इज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है, वो बोर्ड का हिस्सा होता है लेकिन वो एग्जीक्यूटिव होता है। नॉन एग्जीक्यूटिव कौन है? फॉर एग्जांपल सेठ साहब हैं, वो खुद नहीं होते, वो डे टू डे में नहीं होते एग्जैक्टली, वो सिर्फ क्वार्टरली मीटिंग्स में आते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेते हैं और डन करते हैं बात, एग्रीड। सो नॉन एग्जीक्यूटिव 1/3 तो होने चाहिए कंफर्म, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होने चाहिए जरूर। इसी तरह डाइवर्सिटी, अच्छा ये कॉम्पोजिशन में यही है कि नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए, एग्जीक्यूटिव होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, डाइवर्स होना चाहिए बोर्ड को। डाइवर्स का मतलब समझ में आता है? You should have a combination of males, females, LGBT, etc., जो भी requirement है according to the law, वो सारे लोग होने चाहिए, ठीक है। To have a diverse opinion on strategies that the company is taking forward. Got it? कोई मुश्किल, कोई परेशानी नहीं? पक्का? अच्छा, बोर्ड की कॉम्पोजिशन हो गई, बोर्ड की इंडिपेंडेंस हो गई, फिर बोर्ड की एक रेम्यूनरेशन होती है, ये भी डिस्कस होती रहती है, बोर्ड की अपॉइंटमेंट की बात होती रहती है।
बोर्ड की अपॉइंटमेंट कौन करता है? यस, शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग, या एनुअल नहीं, जनरल मीटिंग में डिस्कस करते हैं, और वो डिसाइड करते हैं थ्रू इलेक्शंस, या ऑब्वियसली अलग अलग इलेक्शंस के लिए। फॉर एग्जांपल 7 स्लॉट्स हैं बोर्ड की, 7 ही लोग खड़े हुए हैं, तो इलेक्शन होने की जरूरत है? नहीं होगा, नामी गिरामी होगा इलेक्शन, बट नॉमिनेशंस एक ही है, तो ऑब्वियसली कोई मसला नहीं है, ठीक है। हाँ, इलेक्शन इसलिए हो सकता है कि किसने ज़्यादा वोट लिए ताकि चेयरमैन उस बंदे को बनाया जाए, इसलिए हो सकते हैं, बट जनरली इलेक्शन की जरूरत नहीं है। एग्रीड? सो अपॉइंटमेंट बाय शेयर होल्डर्स, बोर्ड इज अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स। ये आप लोगों ने सब कुछ पढ़ा हुआ है, मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ। एग्रीड? कोई मुजायका है इसमें? मुजायका तो नहीं है भाई? ठीक है। बाय शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग। अब ये हर मुल्क का डिफरेंट कानून हो सकता है कि 2/3 मेजोरिटी चाहिए, 3/4 मेजोरिटी चाहिए, उस बेसिस पे, ठीक है। वन थिंग, या इलेक्शन से होना चाहिए, हर मुल्क का अपना अपना कानून हो सकता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट बाय शेयर होल्डर्स हो गया। रेम्यूनरेशन कौन तय करता है? रेम्यूनरेशन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की होगी, नॉन एग्जीक्यूटिव्स की नहीं होगी, ठीक है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की रेम्यूनरेशन तय होगी, वो कौन तय करेगा? सीईओ की रेम्यूनरेशन कौन तय करता है? बोर्ड करता है, शेयर होल्डर्स नहीं करते, बोर्ड करता है, ठीक है। डायरेक्टर्स को क्या मिलता है? डायरेक्टर्स को मीटिंग अटेंड करने के पैसे मिलते हैं, ठीक है, ये पता है, ठीक है, ग्रेट। तो 2-3 तरह की रेम्यूनरेशन होती है। एग्जीक्यूटिव में गेट एग्जीक्यूटिव को मिलती है, बोर्ड मीटिंग्स के मिलते हैं पैसे, और ओवरऑल ट्रैवल एंड अलाउंस और इस तरह की चीजें मिल सकती हैं, ठीक है। बात समझ में आती है? एनईडीज की रेम्यूनरेशन कौन सेट करता है? एनईडी क्या? एनईडीज की रेम्यूनरेशन कौन सेट करता है? इनकी रेम्यूनरेशन जनरली नहीं होती, इनकी कॉन्ट्रैक्ट नहीं। देखो, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या करता है? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कोई काम तो करता नहीं है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव नहीं है ना वो, ठीक है। वो सिर्फ आके मीटिंग्स अटेंड करता है, तो उसको मीटिंग की फीस मिल जाती है, उसके अलावा कोई सैलरी नहीं मिलती, ठीक है। हाँ, इंडिपेंडेंट को भी मीटिंग की फीस मिलती है। इंडिपेंडेंट को मीटिंग, इंडिपेंडेंट होने के पैसे नहीं मिलते, ठीक है, वरना तो इंडिपेंडेंस ही नहीं रहेगी ना, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनते क्यों हैं लोग? वजह क्या है? सोचें, बताएं। डायरेक्टर लेवल लोगों को ना पैसे नहीं चाहिए होते, दे वांट कॉन्टेक्ट्स, इन्फ्लुएंस, दे वांट participation in the key decision makings of the company, right? So generally speaking, they want to be on the board of any company. उनकी रेपुटेशन बनती है ना इससे। आप किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे जाएं, उसकी लीडरशिप पे जाएं, तो आपको नजर आएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सो इट्स अ गुड थिंग टू हैव। और प्लस मीटिंग फीस तो वैसे ही मिलती है ना, तो आपके वो कॉस्ट तो बेयर हो ही थी ना। कॉम्पिटेंसी भी एक तरह से आपको ऐसी ही कॉम्पिटेंसी मिलती है, वेरी गुड, ठीक है जी। आगे बढ़े। अब बोर्ड में सब कमिटीज होती हैं। ये सब कमिटीज क्या करती हैं और क्यों बननी चाहिए? सवाल, सब कमिटीज बननी क्यों चाहिए? एक बोर्ड नहीं संभाल सकता सब कुछ। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी, उसमें इन्वेस्टमेंट कमेटी बनती है, वो डिसाइड करती है कि इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में या नहीं होनी चाहिए, वो रेकमेंड करती है बोर्ड को, बोर्ड फिर फाइनल डिसीजन लेता है। क्यों, जरूरत क्यों पड़ी हमें अलग से कमेटी बनाने की? बेसिक सा सवाल है इसमें, मतलब वो बहुत टेक्निकल नहीं है। रेलेवेंट बंदे फिर उस कमेटी के अंदर। गुड, उससे क्या होगा, उससे क्या फायदा होगा? आप सही डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है, और फिर और क्या फायदा होगा? और क्या फायदा होगा? गुड गुड, सही जा रहे हो। फिर एफिशिएंसी आएगी ना डिसीजंस में, एफिशिएंसी आएगी डिसीजंस में, डिसीजन जल्दी लेने में आसानी होगी। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट कमेटी की बात की, ऑल्दो इन्वेस्टमेंट कमेटी मैंडेटरी नहीं है किसी भी कंपनी में, लेकिन इन्वेस्टमेंट कंपनी करेगी क्या? इन्वेस्टमेंट कंपनी में बैठे होंगे फाइनेंस के लोग, इन्वेस्टमेंट्स वाले लोग,
जो बोर्ड के ही पार्ट होंगे, बोर्ड में ही पार्ट हो लिया होगा। बोर्ड की कॉम्पोजिशन बननी भी ऐसी चाहिए कि वहाँ हर तरह का एक्सपर्ट मौजूद हो, ठीक है, वरना फायदा नहीं है बोर्ड का। ह्यूमन रिसोर्स वाला बंदा है वो इस कमेटी में। ह्यूमन रिसोर्स तो सेट भी मैनेज कर सकता है, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग। नहीं मतलब एक तरह से अगर फॉर एग्जांपल बोर्ड के कोई इससे एक्सपर्टीज रखने वाला हो हाँ। तो इस कमेटी में नहीं होगा कि उसको ऐसे जरूरत है। ऐसा जरूरत नहीं है, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, जबरदस्त। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, उसकी बोर्ड में जो खातून है वो सेठ की अपनी बेटी है, ठीक है, मतलब सेठ जो है उस कंपनी की उनकी अपनी बेटी है, ठीक है, एंड शी बिलोंग्स टू द आर्किटेक्चर फील्ड, ठीक है। अब वो आर्किटेक्चर फील्ड में उनको हम ऑडिट कमेटी के चेयरमैन बना सकते हैं? नहीं बना सकते। हम उनको एचआर की कमेटी का चेयरमैन बना सकते हैं? नहीं बना सकते, ठीक है। हम उनको ऐसी कमेटी का मेंबर बना सकते हैं, एचआर का मेंबर बना सकते हैं, चेयरमैन तो नहीं बना सकते कम से कम, ठीक है, बट रेलेवेंस होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अपॉइंटमेंट में हमने फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया भी देखना है, ये भी लिख लें, ये पूरी दुनिया में देखा जाता है, ठीक है। फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया, फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया, राइट, ठीक है, एग्रीड। ये मैं सब आपको कल दे दूंगा, टेंशन नहीं लें, ठीक है, लिखा हुआ सब मिल जाएगा। स्क्रिबल करना है तो स्क्रिबल कर लो, अभी का मसला नहीं है, ठीक है। सिर्फ मेरी थोड़ी तबीयत डाउन थी तो आई कुड नॉट कंप्लीट द एंटायर हैंड आउट फॉर यू गाइस, बट मिल जाएगा सब कुछ, टेंशन नहीं लेना। सब कमिटीज हो गई। अब आ गई ऑडिट कमेटी पहली, जो हर लिस्टेड कंपनी में तो कम से कम मैंडेटरी है, ठीक है। ऑडिट कमेटी क्या करेगी, उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी? कह सकते हो ऑडिट तो इंटरनल ऑडिट का हेड करेगा ना, ये क्या करेगी, ये तो बोर्ड है। हाँ, मतलब ये उनकी रिपोर्ट्स को देखेगी, ये फाइनेंशियल एंटायर फाइनेंशियल मैनेजमेंट को देखेगी कंपनी की, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से मुराद क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट से मुराद ये है कि जिस तरह कंपनी को चलना चाहिए फाइनेंसेस को, और उसके ऑडिट्स होने चाहिए टाइम पे, और कंट्रोल्स सही से इम्प्लीमेंटेड हैं, ये इंश्योर करेगा। भाई फाउंडर का ऑब्जेक्टिव क्या था? फाउंडर का ऑब्जेक्टिव, हमेशा ऑब्जेक्टिव याद रखें, आपको सब समझ में आ जाएगा कंपनी में क्या हो रहा है। फाउंडर का ऑब्जेक्टिव था एक गोल अचीव करना, ठीक है। उस गोल को अचीव करने के लिए उसने कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई, ठीक है। अभी स्ट्रैटेजी पे हम आएंगे आराम से, ठीक है। लेकिन स्ट्रैटेजी के ऊपर कुछ रिस्क मौजूद हैं, स्ट्रैटेजी हो सकता है इंप्लीमेंट ना हो पाए, सही से ना हो पाए। अब स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने के लिए एक सोर्स है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए कंपनी को। अब फाइनेंशियल रिसोर्सेज की सही एप्लीकेशन होगी तो स्ट्रैटेजी सही एग्जीक्यूट होगी, एग्रीड। अब वो एग्जीक्यूशन देखेगा कौन? उस पर ऑडिट एंड कंट्रोल करना है। बात समझ आ रही है? तो फाउंडर ने जिस टीम को हायर किया था उसमें एक अदर टीम, मैं बहुत स्क्रिबल कर रहा हूँ, आई एम सॉरी, मेरी राइटिंग बहुत गंदी हो रही है। उसमें उस टीम में एक होगी बोर्ड और एक होगी मैनेजमेंट की टीम, एग्रीड, ऐसे ही है। अब बोर्ड को ये काम उसने दे दिया कि आपने ओवरसी करना है, सारी स्ट्रैटेजीज फुलफिल हो रही हैं, एग्रीड। ये बोर्ड का ही पार्ट है ना, ये बोर्ड मेंबर्स ही हैं सारे, इसमें बोर्ड मेंबर्स ही बैठे होंगे, बट सिर्फ सब कमेटी है, एग्रीड। बोर्ड में अगर 10 लोग हैं, यहाँ पे 3 लोग होंगे, ठीक है। लेकिन वो 3 लोग कौन होंगे? वो रेलेवेंट एक्सपर्टीज रखते होंगे, फाइनेंस एंड ऑडिट बैकग्राउंड। आपके क्वेश्चन पेपर में ना एक सवाल ऐसा भी आया हुआ पास में, जिसमें उसने ऑडिट कमेटी के मेंबर्स बताए, उनमें से एक बंदा भी फाइनेंस के बैकग्राउंड का नहीं है, ठीक है। तो उसने जब प्रॉब्लम्स एंड में पूछे थे तो वो प्रॉब्लम भी आप बताएंगे, वो प्रॉब्लम भी आप आइडेंटिफाई करेंगे, एग्रीड, ठीक है। कि भाई ऑडिट कमेटी है, इसमें फाइनेंस बंदा तो है ही नहीं, क्या देखेगा वो, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ कंट्रोल्स एंड कुछ ऑडिट की जरूरत है रेगुलरली, वो चीज मैनेज करवाएगा वो ऑडिट कमेटी से, ठीक है। और मैनेजमेंट में कौन बैठा हुआ होगा? इंटरनल ऑडिट का हेड बैठा होगा, सीएफओ बैठा होगा। इन दोनों का काम है फाइनेंसेस को सही से इंश्योर करवाना और कंट्रोल इंप्लीमेंट करना। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये हम रिस्क में भी पढ़ेंगे। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस किसी भी कंपनी में रिस्क के अगेंस्ट कौन होता है?
खुद मैनेजमेंट होती है, ठीक है। फाइनेंस का अगर कोई भी रिस्क है, उसका पहला लाइन ऑफ डिफेंस कौन होगा? CFO एंड हिज टीम, एग्रीड। दूसरा लाइन ऑफ डिफेंस कौन होगा? इंटरनल ऑडिट, यस, गुड। इंटरनल ऑडिट दूसरा लाइन ऑफ डिफेंस होगा। तीसरा लाइन ऑफ डिफेंस कौन होगा? एक्सटर्नल ऑडिट, गॉट इट। तो ये सारे लाइन ऑफ डिफेंसेस हैं। ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर को कौन हायर करता है? बोर्ड करता है, यस। उसको मैनेजमेंट नहीं करती है, ठीक है। बोर्ड एक्सटर्नल ऑडिटर को हायर करता है, अपॉइंट करता है और AGM से कभी बार रेटिफाई करवा देता है, बस सिंपल, ठीक है। बट मेनली बोर्ड हायर करता है उसको, ठीक है। तो बोर्ड ने हायर किया एक्सटर्नल ऑडिटर को किस मकसद के लिए? ये चेक करने के लिए कि भाई जो स्ट्रैटेजी हमने बनाई थी उसमें जो फाइनेंशियल मामला हैं वो सही से डील हो रहे हैं या नहीं हो रहे। मेनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ही ऑडिट होता है, एग्रीड। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट कर रही है ट्रू एंड फेयर व्यू या नहीं कर रही है। ट्रू एंड फेयर व्यू देखने से क्या पता लगेगा कि हमारी स्ट्रैटेजी काम कर रही है या नहीं कर रही है, सिंपल, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी कितनी है? ट्रांसपेरेंसी है, जो मैनेजमेंट मुझे बता रही है वही है या नहीं है, एग्रीड। ये देखना चाहते हैं वो। एज ओनर्स ऑफ द कंपनी, फाउंडर क्या चाहेगा? फाउंडर ये चाहेगा कि मैंने जो ख्वाब देखा था वो अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, ओनली नंबर्स। बाकी तो चीजें अलग हैं जिसको हम बाद में पढ़ेंगे मजीद, बट फाइनेंशियल से मामला में हम लोग काम आते हैं, फिर हमारे जैसे लोग काम आते हैं। बात समझ आई? बहुत बड़ी दुनिया के छोटे से पार्ट हैं हम। ठीक है। तो ऑडिट कमेटी हो गई। इसलिए ये अंदाजा लगाएं कि CEO की हैट कितनी इंपॉर्टेंट है और उसके लिए उसके पास कितनी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑफ द एंटायर बिजनेस दैट इज हैपनिंग, एग्रीड। फिर आ गई आपकी नॉमिनेशन कमेटी। अच्छा, नॉमिनेशन कह लो या इसको HR कमेटी कह लो, दोनों एक ही तरह के नाम है, ठीक है। नॉमिनेशन कमेटी क्या कहती है? नॉमिनेशन कमेटी कहती है जो भी काम करना है कंपनी में उसमें रेलेवेंट लीड कौन होंगे या रेलेवेंट रिसोर्सेज कौन होंगे और उन पे कितना खर्चा करना है, वो पूरी वर्कफोर्स प्लानिंग और ये सब HR उनको करके देता है। वो रिव्यू करते हैं एंड दे नॉमिनेट पीपल फॉर द एंटायर वर्क, एग्रीड। बात समझ में आती है? क्लियर है? और कौन सी कमेटी होगी? बोर्ड की। एक तो नॉमिनेशन कमेटी हो गई, फिर हमारी ऑडिट कमेटी हो गई, रिस्क कमेटी। रिस्क कमेटी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क कमेटी, हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है ना, रिस्क कमेटी का कोई कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा नहीं है। वो ऑडिट कमेटी खुद ही मैनेज करती है, उसको ऑडिट कमेटी में ही मर्ज किया हुआ है। लेकिन वेस्ट में रिस्क कमेटी अलग से होती है। रिस्क कमेटी और ऑडिट कमेटी में फ़र्क क्या है हुआ? ऐसे ही गैस करो। ऑडिट बेसिकली आपके फाइनेंशियल्स, मेनली फाइनेंशियल सर्विस होती है। ऑडिट कमेटी जो है ना जनरली हिस्टोरिकल चलती है, पास्ट जो हो चुका है जनरली हिस्टोरिकल चलती है, ठीक है। हिस्टोरिकल से मुराद है कि वो जो ऑडिट हो चुका, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ चुकी, हाँ वो सही से रिकॉर्ड हुआ है, सही से आगे वो उन चीज़ों पे काम करती है। रिस्क कमेटी लुक्स आफ्टर द स्ट्रैटेजिक थिंग्स, ठीक है। वो ये देखती है कि आगे के फोरकास्टेड रिस्क क्या है, प्रोएक्टिवली काम करती है वो, और वो उनकी बेसिस पे कंपनी को सजेस्ट करती है, ठीक है। तो रिस्क कमेटी भी एक कमेटी है जो बन सकती है। इसके अलावा मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में मुख्तलिफ कमिटीज मैंडेटरी भी हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कमेटी मैंडेटरी हो जाती है, ठीक है। इसी तरह रिस्क कमेटी उधर मैंडेटरी हो जाती है, ठीक है। नॉर्मल लिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी तो शायद उधर इतनी सारी मैंडेटरी नहीं होंगी, 2-3 मैंडेटरी होंगी, गेटिंग। सो इन्वेस्टमेंट कमेटी भी हो सकती है। एक इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन हुई तो उसमें इन्वेस्टमेंट कमेटी का होना बहुत ज़रूरी है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कमेटीज होती हैं, हाँ। इंश्योरेंस में रिस्क कमेटी होती है, इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट कमेटी भी होती है, बिकॉज दे गेट प्रीमियम्स एंड दे इन्वेस्ट दैट मनी, गॉट इट। तो ये कमेटीज बन गई। अच्छा, इन कमेटीज की कंपोजिशन में रेलेवेंट लोग होने चाहिए, ये जरूर याद रखें आप लोग, ठीक है।
इन कमिटीज़ में जो कॉम्पोजिशन है, यानी जो लोग हैं इनके अंदर, वो रेलेवेंट लोग होने चाहिए। Yes. ठीक है। अच्छा, एक सवाल है, क्या इन कमिटीज़ में आउट ऑफ बोर्ड मेंबर्स कोई मेंबर हो सकता है? कैसे होगा? कैसे होगा? ये तो बोर्ड की सब कमेटी थी। हाँ, कैसे होगा? सवाल एक तरीके से हो सकता है, वो आप सब बताएं मुझे। आपने वो थ्योरी अभी पढ़ी है थोड़ी देर पहले, एजेंसी थ्योरी। यस, ठीक है। ऑडिट कमेटी, मिसाल के तौर पे ऑडिट कमेटी में कोई एक चीज़ पे शक है, मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। उनको एक चीज़ पे शक है कि यार ये जो हेड ऑफ ऑडिट करके आया ना, ये ऐसे ही आया ऑडिट करके, मज़ा नहीं आया, ठीक है। या एक फ्रॉड उनको नज़र आ रहा है कि ये फ्रॉड ज़रूर हुआ है कंपनी में और हमें पता नहीं लग रहा, किसी ने विसिल ब्लो कर दी और उनको पता लग गया। विसिल ब्लोइंग पॉलिसी पता है? विसिल ब्लोइंग पॉलिसी इज ऑल्सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉलिसी, जिसमें हम अपने सारे स्टेक होल्डर्स को कह देते हैं कि कंपनी में कुछ भी गलत हो रहा है, आप विसिल ब्लो कर सकते हो, आपको इनाम मिलेगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एम्प्लॉयज़ को कह सकते हैं कोई फ्रॉड हो रहा है, हैरेसमेंट का होता है बहुत सारा, ठीक है, विसिल ब्लो हो सकती है, ठीक है, उस पर एक्शन लिया जाता है। एग्रीड? अब ऑडिट कमेटी ने डिटरमाइन किया या उनको विसिल ब्लो हो गई कि फ्रॉड हुआ है, अब वो क्या करेंगे? वो हेड ऑफ ऑडिट को बोलेंगे, अगर उनको लगेगा हेड ऑफ ऑडिट इतना रिसोर्सेज नहीं रखता या इतने कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो इस फ्रॉड के पीछे जा सके, वो एक एडवाइजर हायर करेंगे। ऐसा एक काम मैंने किया है, ठीक है। सो द ऑडिट कमेटी विल इंगेज एक्सटर्नल एडवाइजर, ठीक है, लेकिन वो बोर्ड कमेटी का पार्ट नहीं होंगे, ठीक है। वो एडवाइजरी जरूर दे सकते हैं कमेटी को, ठीक है। वो क्या करेंगे? वो फ्रॉड पे रिपोर्ट बनाएंगे, फ्रॉड पे रिपोर्ट बना के ऑडिट कमेटी को देंगे, ऑडिट कमेटी उसको रिव्यू करेगी। उसके बाद क्या करेगी ऑडिट कमेटी? बोर्ड के पास जाएगी बताने कि भाई हमने ये चीज़ की है, इस पे हमारी रिकमेंडेशन ये है कि सीईओ को फायर किया जाए, ठीक है, क्योंकि सीईओ इसमें इन्वॉल्व था फॉर एग्जांपल, या उसकी टीम का कोई बंदा इन्वॉल्व था, सीईओ देख नहीं पाया इस चीज़ को, तो सीईओ की नेग्लिजेंस हो गई, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो वो क्या करेंगे? वो रिकमेंडेशन लेके जाएंगे बोर्ड के पास, बोर्ड मेंबर्स को बताएंगे, बोर्ड उसको रिव्यू करेगा एंड बोर्ड विल टेक एक्शन। फाइनल एक्शन विल बी टेकन बाय बोर्ड, नॉट ऑडिट कमेटी। वो कमेटी है, सिर्फ सब कमेटी है, डिसीजंस बोर्ड में ले जाते हैं। अगर कभी ऐसे कोई सवाल आ जाता है कि ऑडिट कमेटी ने कोई डिसीजन लिया और वो इम्प्लीमेंट हो गया, तो आपका पहला एंटीना ये खड़ा हो जाना चाहिए कि यार ये ऑडिट कमेटी ने कैसे फैसला ले लिया। ऑडिट कमेटी, हाँ, ऑडिट कमेटी सिर्फ रिकमेंडेशन देगी, ये आपने लिखना होगा कि ऑडिट कमेटी सिर्फ रिकमेंडेशन देगी, बोर्ड डिसीजन मेकर है। गॉट इट? सो ये काम होता है सब कमिटीज का। समझ में आ गया? बात क्लियर है भाई? एक्सटर्नल ऑडिटर को कौन हायर करता है? बोर्ड, ठीक है। इंटरनल ऑडिटर को कौन हायर करता है? वैसे मैनेजमेंट करती है, लेकिन ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करता है वो, ठीक है। तो इंटरनल ऑडिटर को की रिपोर्टिंग जो होती है वो ऑडिट कमेटी को होती है डायरेक्टली, और एडमिनिस्ट्रेटिवली वो सीईओ को रिपोर्ट करता है, ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट का पार्ट होता है एक तरह से। एग्रीड? और बोर्ड की आईज होता है, बोर्ड की आईज होता है एक तरह का। बात समझ में आ गई? अब स्ट्रक्चर्स मुख्तलिफ हो सकते हैं कंपनी के। ऊपर सीईओ होगा, नीचे बहुत सारी टीम हो सकती है, यहाँ एचआर हेड होगा, यहाँ वो सीएफओ हो सकता है, यहाँ दूसरे लोग हो सकते हैं, चीफ सेल्स ऑफिसर हो सकता है, चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर हो सकता है। टेक कंपनीज में चीफ एक्सपीरियंस ऑफिसर्स भी हैं, चीफ कल्चर ऑफिसर्स भी हैं, तो देर आर लॉट ऑफ पीपल हु वर्क फॉर द कंपनी, ठीक है। चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर भी होते हैं, सीटीओ भी होते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर आया बोर्ड, नीचे आया सीईओ, और सीईओ के नीचे आ गई पूरी टीम। बात समझ में आ गई? एग्रीड? सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बेसिक उनसर फेयरनेस, इंटेग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, इंडिपेंडेंस, ये मेन एलिमेंट्स हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, ठीक है। डायरेक्टर्स और बोर्ड कैसे मैनेज होंगे ये हमने समझ लिया है, इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी, सिर्फ पढ़ना है उसको अच्छी तरह से, और फिर हम प्रैक्टिकल केसेस करेंगे इसके, ठीक है। आई वुड रिकमेंड कि हम इसको प्रैक्टिकल एंगल से देखें और सवाल पूछें, और दुनिया भर के केसेस को स्टडी करने की कोशिश करें। मैं भेजूंगा केसेस और आपने पढ़ने हैं,
ठीक है, अब काम स्टार्ट हो गया आपका, ठीक है। यू हैव टू रीड स्टफ, दुनिया में कैसे एंग्रो में या किसी कंपनी के केसेस भी आपको भेज सकता हूँ मैं कि इन कंपनीज में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फेलियर्स कहाँ कहाँ हुए, कैसे उनको मैनेज किया गया, हाउ डिड दे रिकवर आउट ऑफ दोज केसेस। इसी तरह दुनिया भर में बहुत सारे केसेस हैं, एनरॉन का केस तो बहुत मशहूर है, वो पढ़ना ही चाहिए, हर अकाउंटिंग के स्टूडेंट को तो वो पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। एनरॉन का केस में अदानी का आजकल का केस पढ़े हैं, बहुत मशहूर है, कोका कोला के पढ़े हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के केसेस, बहुत मशहूर है, ठीक है। लिस्ट ऑफ केसेस आर अवेलेबल ऑनलाइन, ठीक है, और लिस्ट ऑफ गुड प्रैक्टिसेस ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज आल्सो अवेलेबल ऑनलाइन, ठीक है। सो रीड अबाउट देम, आई बी सेंडिंग यू गाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट मुझे आप लोगों का इंटरेस्ट देखना है कि आप लोग कितना इंटरेस्टेड हो। मैं आपको स्पैम करता हूँ तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे, ठीक है। आई डोंट वांट टू स्पैम यू विद आर्टिकल्स एंड एक्सेट्रा, बट आई वांट यू गाइज टू टेक शो विलिंगनेस, ताकि मुझे ये पता लगे कि इनको ये मजेदार सब्जेक्ट लग रहा है, बिकॉज इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा थिन लाइन है, वो थिन लाइन आप क्रॉस कर जाते हैं तो आप बोर हो जाते हैं और अगर आप इस थिन लाइन के इस तरफ हैं तो फिर आपको इंटरेस्टिंग लगता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड, कि यार ये दुनिया ऐसी चल क्यों रही है, मतलब अकाउंटिंग की तरह 1+1 क्यों नहीं चल रही, ठीक है। ऐसा नहीं हो रहा ना, मसला ये ऐसा हो नहीं रहा, 1+1 की तरह नहीं चल रही, तो इसीलिए मसले हैं। एंड ह्यूमंस आर नॉट 1+1 एट द एंड ऑफ द डे, मैथ्स इज, कैलकुलेशन इज, ठीक है। आज की क्लास मैं यहीं तक रखता हूँ, कल हम मज़ीद इसको पुश करेंगे, ठीक है। कुछ 1-2 केसेस की प्रैक्टिस करेंगे, मैंने केसेस तो निकाले हुए आप लोगों के लिए, बट आई वांटेड यू टू हैव अ फ्लेवर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस फर्स्ट, ठीक है। फिर इसमें 2-3 और टॉपिक्स हैं जो हमने कल जल्दी से निकल जाएंगे, वो घंटे में निकल जाएंगे, मसला नहीं है, ठीक है। आज ब्रीफ देनी थी और स्टेक होल्डर मैनेजमेंट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडे, ठीक है। कोई सवाल, कोई परेशानी, कोई पिछली क्लास से सवाल आसान समझ में आया आज तुम्हें? हाँ, अगली क्लास में गायब तो नहीं होगा तुम भी हाँ, फिर बोला अच्छा ठीक है, ऑनलाइन लूँगा मैं भी ठीक है, समझ में आया? कोई सवाल तो नहीं है, कोई परेशानी? आई वुड रिकमेंड कि यू गाइज कम टू द क्लास एंड टेक लेक्चर्स, क्योंकि ऑनलाइन में आपको शायद सुनने को तो मिल जाएगा, बट इंटरेक्शन थोड़ा सा कम होगा। यू नो, आई कॉन्टेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई कॉन्टेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, मुझे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये मेरी आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें कितना समझ मुझे जाहिर है मुझे ये पता लगेगा ना कि यार कितना समझ में आ रहा है तुम्हें। कितना डिटेल में जाने हाँ, पेपर के लिए तैयार करना तो मेरी जिम्मेदारी है ना, ऐसा तो नहीं है। मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता लगेगा कि हाउ गुड आई एम टेकिंग यू फॉरवर्ड, ठीक है। और जैसे ही मुझे लगेगा कि यार नहीं अभी और प्रेशर की ज़रूरत है चीज़ों में, तो आई विल स्टार्ट गिविंग यू अ लॉट ऑफ स्टफ और गेटिंग यू प्रैक्टिस्ड मोर। जैसे ही हम स्ट्रैटेजी, एक मैं स्ट्रैटेजी के लिए बता देता हूँ कि मैंने कैसे सोचा हुआ है। जैसे ही हम स्ट्रैटेजी और रिस्क पर आ जाएंगे ना, उसके बाद हमारा पेस बहुत डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने मेजर टॉपिक पढ़ लिए होंगे, ठीक है, सिवाय आईटी के। टेक का जो टॉपिक है, टेक का टॉपिक आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं कमल से भी डिस्कस कर रहा था। टेक का टॉपिक आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर सवाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एक टेक, एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये 2 सवाल तो मैं पक्के एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज दोनों इश्यूज बहुत बड़े हैं। तीसरा स्ट्रैटेजी, बिकॉज इकोनॉमिक हालात और आजकल के हालात के हिसाब से स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट भी उसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे रिस्क हैं जिसकी वजह से स्ट्रैटेजीज हिल रही हैं पूरी दुनिया की, ठीक है। सो ये 4-5 टॉपिक जो है ना, शुरू के जो 5 टॉपिक है टोटल शुरू के, और आखिरी टॉपिक जिसके बारे में एग्जामिनर अपने कमेंट में कहता है, जिसको इनेबलिंग सक्सेस कहा था हमने, जिसमें चेंज मैनेजमेंट और ये सारे सब्जेक्ट आते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट, वो एग्जामिनर कहता है कि बच्चा सबसे कम पढ़ के आता है, क्योंकि वो आखिरी टॉपिक है और बच्चे को लगता है कि इसमें से क्या आएगा, क्या ही आएगा, मेजर चंक तो निकल गया, क्या ही आएगा, ठीक है। तो वो अक्सर कमेंट्स में अपने यही लिखता है कि बच्चा पढ़ता नहीं है ये वाला टॉपिक। वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उसको हम थोड़ा मजे लेके पढ़ेंगे, यू नो, चेंज मैनेजमेंट, टर्न अराउंड के केसेस लेके आएंगे कि दुनिया में कंपनीज को, जैसे फॉर एग्जांपल हलीफ फूड्स के बारे में आप लोग पढ़े हैं पाकिस्तान में। हलीफ फूड्स एक ज़माने में बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी, कंपनी बिल्कुल भी नहीं चल पा रही थी और सेल्स नहीं थी, कुछ भी नहीं था, एंड नेस्ले वाज गेटिंग अ लार्जर मार्केट शेयर इन पाकिस्तान। उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त का जो सीईओ था, नईम हबीबुल्ला खान इज़ द ओनर ऑफ हलीफ फूड्स,
ठीक है, हबीबुल्ला खान केम इन, he fired that CEO, existing CEO, he brought up a new CEO who was a turnaround agent actually, turnaround का बंदा था। उस बंदे ने उस कंपनी को ऐसा टर्न अराउंड किया कि आज पंजाब में इट्स द लार्जेस्ट मार्केट शेयर होल्डर अली फूड्स, एंड ऑब्वियसली सिंध में सेकंड लार्जेस्ट है, बट पंजाब में लार्जेस्ट फूड चेन है अली फूड्स, मतलब मिल्क और डेयरी के प्रोडक्ट्स में, डेयरी के प्रोडक्ट्स में। सो टर्न अराउंड वाले लोग ये करते हैं। वो मज़े का टॉपिक है, वो इनेबलिंग सक्सेस, उसका नाम इसलिए रखा गया कि यू इनेबल सक्सेस आउट ऑफ द कंपनीज बैड सिचुएशंस, ठीक है, या एग्जिस्टिंग सिचुएशंस पे। कोई भी प्रोजेक्ट, आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम किया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम है या ये डस्टर बनाना है, ठीक है, डस्टर कह लो, या प्लांट बनाना है, प्लांट को एग्जीक्यूट करना है आपको इतने अरसे में, उसका एक प्रोजेक्ट मैनेजर हायर होगा। अब वो प्रोजेक्ट मैनेजर पूरा प्लान बनाएगा कि किस तरह इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है, उसमें क्या रिस्क होंगे, क्या स्ट्रैटेजीज होंगी, कैसे मैनेज होगा, रिसोर्स एलोकेशन कैसे होगी, ये सारी चीज़ें वो समझेगा और इम्प्लीमेंट करेगा, एंड ही विल गेट द प्रोजेक्ट सक्सेसफुल, ठीक है। सो आखिरी वाला टॉपिक ये है, मेजर टॉपिक। छोटे छोटे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेजर टॉपिक आखिरी इनेबलिंग सक्सेस का है। तो जैसे ही हम स्ट्रैटेजी और रिस्क पे पहुंचेंगे, हमारा पेस बहुत डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, फिर प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएगी। एंड आई वुड वांट यू गाइस टू प्रैक्टिस इन द क्लास, ब्रिंग इन योर लैपटॉप्स इफ यू कैन। अगर नहीं है किसी के पास लैपटॉप, कोई मसला नहीं है, वी कैन डू इट इन लैब एज वेल, मैं बात कर लूँगा, ठीक है। बट आई वुड लाइक टू यू टू राइट स्टफ, टाइप स्टफ, ठीक है, टाइप करें, ताकि, क्योंकि जैसे आसान मुझे अभी बताया थोड़ी देर पहले कि टाइपिंग भी एक चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से तो एग्जाम में टाइम वेस्ट हो सकता है, ऑब्वियसली बिल्कुल हो सकता है। एंड व्हेन यू राइट स्लोली और या टाइप स्लोली या फिर टाइप इनकरेक्टली, तो आपका कॉन्फिडेंस शेक हो सकता है ऑटोमेटिकली, ये बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कोई मुज़ाहिके वाली बात नहीं है, ठीक है। सो मैं चाहूँगा कि आप उसको रियल टाइम में सिमुलेट करें यहाँ पे, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, एंड वो कोई मसला नहीं है इतना बड़ा एग्जाम में। एग्जाम तो आपका बहुत अच्छा स्ट्रक्चर्ड हुआ है। आप लोगों ने स्क्रीन देखी एग्जाम की, इस बिल की नहीं देखी है? मैं देखता हूँ, मेरे पास पड़ा हुआ है तो दिखा देता हूँ, बट या फिर मैं उसको प्रिंट भी करवा दूंगा आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्लास में। हाँ, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, एग्रीड। स्पेसिमेन पेपर, स्पेसिमेन पेपर, स्क्रीन बहुत सिंपल सी है, मैं इसमें बना देता हूँ थोड़ी सी, फिर मैं कल दिखा दूंगा आप लोगों को। देखें, यूं एक स्क्रीन आती है, यहाँ पे लेफ्ट पे ना ऐसे होगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा केस का नाम, फॉर एग्जांपल ABC एंड को, एग्जिबिट 1, एग्जिबिट 2, एग्जिबिट 3, 4, यहाँ तक होगा, ठीक है। अब आप जिसको क्लिक करेंगे बराबर में स्क्रीन है, वहाँ पे आ जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। उसको बड़ा कर सकते हैं, खोल सकते हैं, मजीद सब कुछ कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट सब कुछ। हाईलाइट का ऑप्शन भी है ऊपर, हाईलाइट सारे टूल्स दिए हुए हैं, अंडरलाइन, हाईलाइट सब कुछ कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है, एक चीज़। फिर नीचे आएगा टास्क, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4। जैसे ही आप टास्क 1 पे जाएंगे, आपके सामने स्क्रीन खुल जाएगी, आपको नजर आ जाएगी चीज़, ठीक है। फिर टास्क 1 को इम्प्लीमेंट करने के लिए वर्ड प्रोसेसर चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपको, या स्लाइड्स बनानी है, स्लाइड्स चाहिए, नीचे आ रहा होगा वर्ड प्रोसेसर, स्लाइड्स, शीट्स, ठीक है। वर्ड प्रोसेसर, स्लाइड्स एंड शीट्स। वर्ड प्रोसेसर में आपको वो काम करना है जो रिपोर्ट बनानी है, ईमेल ड्राफ्ट करनी है, एक्सेट्रा, वो आपने की और इसके साथ लिंक कर दी, वो सारा ऑप्शन हम समझेंगे, मसले वाली बात नहीं, ठीक है। लेकिन आप ये देखो कि टॉगल कर सकते हो आप मुख्तलिफ चीज़ों में मुसलसल, हाँ, डायरेक्ट क्लिक कर दो, ठीक है। वो इस तरह नहीं होगा कि एक PDF पेपर आ रहा है वो पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फिर नीचे हाँ कुछ सवाल ऐसे आएंगे जो हमारा टॉपिक है, ऑल्दो बहुत ज़्यादा क्रूशल नहीं है, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विच इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, ठीक है। आप लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा होगा ACC में, ठीक है, आपने भी कहीं बैकग्राउंड में पढ़ा होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वो सवाल पूछ सकता है, आपको पूरा फाइनेंशियल एनालिसिस दे देगा किसी कंपनी का, या इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस दे देगा कि यार इन्वेस्टमेंट की NPV ये आ रही है फॉर एग्जांपल, ठीक है, पढ़ा है ना ये सब कुछ, ठीक है। उसने ये बता दिया आपको, अब आपसे वो डिसीजंस मांग रहा है कि क्या करना चाहिए इस केस में, कैसे करना चाहिए। फिर आपको कुछ कैलकुलेशन उसमें शायद मिस भी कर दे वो, या मजीद करने के लिए आपको ऑप्शन हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे अगर वो ये बता देता है कि कंपनी में ये मसाइल हैं इस वक्त,
ठीक है, और इतने एम्प्लॉयज़ को जो है ना हम रिडंडेंट कर सकते हैं इस वक्त, ठीक है। उसने एक टर्न अराउंड का केस दिया आपको, और उसमें आपको बताया कि टर्न अराउंड करना है कंपनी को, कंपनी का रेवेन्यू जो है ना इस वक्त वो 50 रुपये है, ठीक है, मिसाल के तौर पर, चलो 80 लिख दिया मैंने तो 80 हो गया, ठीक है, पर 80 रुपये है, ठीक है। लेकिन कंपनी की जो कॉस्ट आ रही है ना वो 150 आ रही है इस वक्त, और कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट ही जो है वो 70 के लॉस पे है, 70 के लॉस पे है, और बाकी एडमिन एक्सपेंस तो अपनी जगह पे, और वो जो नेट लॉस करवा रहे हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। अब जिस कंपनी का ग्रॉस मार्जिन ही लॉस में है ना तो वो कंपनी बंद होनी चाहिए ठीक है। लेकिन तो आपको कहा गया कि आप इन्वेस्टिगेट करें और ये इसको टर्न अराउंड करके दें, बस ज़रा प्रॉफिट में ला के दें, ठीक है। आप गए इसमें घुसे, आपको पता लगा, पहला पॉइंट आपको पता लगा कि यार एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस ही गलत की हुई है, इन एक्सपेंसेस को नीचे आना चाहिए था, इसने ऊपर मार दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। एग्रीड, पहला मसला आपको ये नजर आ गया। आपने क्या किया, आपने स्प्रेडशीट खोली, उस पर कुछ कैलकुलेशंस की सही वाली, और वो स्प्रेडशीट भी आपको बनानी है, ठीक है। वो रफ वर्क भी हो सकता है, बट एग्जामिनर चाहता है कि वो देखे आपका वो रफ वर्क स्प्रेडशीट्स पे, बताने का मकसद ये था। तो अगर आपने देखा कि यार एक्सपेंस एलोकेशन ही गलत है, यहाँ पे जो फॉर एग्जांपल 70 रुपए हैं, वो 70 रुपए इधर आने चाहिए थे, तो यहाँ तो मामला ठीक हो गया ना, ग्रॉस मार्जिन पे जीरो हो गए। अब हमने ये देखना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्यों ज़्यादा आ रही है। फॉर एग्जांपल सप्लायर ज़्यादा महंगा दे रहा है, ठीक है, सप्लायर महंगा माल ज़्यादा दे रहा है, फिर हमारी लॉजिस्टिक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, हमने जिस लोकेशन पे अपनी फैक्ट्री बनाई है और जिस लोकेशन से हमारा माल आ रहा है, दोनों लोकेशन बहुत दूर दूर हैं। बहुत सारी कंपनीज पोर्ट के करीब करती हैं अपनी फैक्ट्री, वाई, बिकॉज माल वहाँ से आता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जानी है। टोयोटा का कहाँ है वो इंडस मोटर कहाँ है, पोर्ट कासिम पे, पोर्ट कासिम पे है ना, क्यों, क्योंकि रॉ मटेरियल वहीं से तो आता है पोर्ट कासिम पे, कंटेनर उतरा वहीं पे आ गया, सिंपल। उनको कॉस्ट नहीं पड़ी ना, इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ी, तो उनको यहाँ पे मार्जिन ज़्यादा आएगा ना, ठीक है, एग्रीड। सो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने देखा कि यार सप्लायर की कॉस्ट ज़्यादा है, लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा है, टर्न अराउंड वाला बंदा क्या करेगा, वो ऑप्शंस ढूंढेगा, नहीं सप्लायर से नहीं रीनेगोशिएट करेगा, सप्लायर को बोलेगा देखो हम काम नहीं कर सकते इस तरह, हम भी डूबेंगे, तुम्हें भी लेके डूबेंगे ठीक है। तो आओ मिल के एक सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। सप्लायर ने बोला अच्छा यार सही बात तो बोल लो, तुम बंद हो गए तो मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, तो एक काम करते हैं कि मैं जो ना अपना एक ब्रांच ऑफिस खोल लेता हूँ आपके ऑफिस के पास, क्योंकि आपका माल बहुत ज़्यादा लेते हो आप, तो हमारा ब्रांच ऑफिस की कॉस्ट कवर हो जाएगी। हम इन्वेंट्री को हफ्तावार या महीनावार वहाँ पे फिक्स करा देंगे बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्शंस, आप हमें प्रोजेक्शंस देंगे, हम वहाँ पहुँचा देंगे, आप हमारे साथ ये फ़ायदा करवा दो हमारा। इस तरह ही होती है ना नेगोशिएशन, दोनों का बेनिफिट होगा, विन विन सिचुएशन होगी, ठीक है। हम पूरी फैक्ट्री तो उठा के नहीं लेके जा सकते ना कहीं और, ठीक है, अगर हमने बना दी है ठीक है। फिर हमने लॉजिस्टिक की कम कराई, सरप्लस कम कराया, हमें पता लगा कि यार अब तो ये कॉस्ट और कम हो गई, हमने कम करवा के 50 पे करवा दिया ये कॉस्ट, अब 30 का मार्जिन आ गया। बात समझ आ रही है, टर्न अराउंड इसी तरह होता है कंपनी का, ठीक है। एलोकेशन का तो मसला मैंने ऐसे ही निकाल दिया, वरना असल चीज कॉस्ट में घुसना होता है, ठीक है। एलोकेशन का भी मसला क्या है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की इनकॉम्पिटेंसी है ना कि उसने एलोकेशन गलत की है, तो उसको फारिग करो ठीक है ठीक है, वो भी कॉस्ट बचेगी ठीक है, उसको फारिग करो, किसी कॉम्पिटेंट बंदे को हायर करो ताकि कॉस्ट एलोकेशन सही हो, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन सही हो, ये सारी चीज़ें, कॉस्टिंग का अच्छा बंदा हायर करो फॉर एग्जांपल, ठीक है। फिर हम एडमिनिस्ट्रेशन में हमने देखा कि भाई और मसले मसाइल बहुत सारे, ओवर स्टाफिंग हुई भी है किसी डिपार्टमेंट्स में, ठीक है। हम फंक्शंस बहुत ज़्यादा करते हैं, काम कुछ नहीं करते, ठीक है। कंपनियाँ HR ने बहुत सारी ट्रेनिंग करवाई थी, हालांकि ट्रेनिंग की कोई इफेक्टिवनेस की रिपोर्ट नहीं है कि ट्रेनिंग इफेक्टिव कितनी है फॉर एग्जांपल, राइट। तो ये सारे बजट्स काटे हमने आहिस्ता आहिस्ता, इसी तरह काटते हैं कंपनीज, यही सोच रही होती हैं कंपनीज ऊपर बैठ के। मैं वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कंपनीज कैसे सोचती हैं, लीडर्स कैसे सोचते हैं, वो ऐसे ही सोचते हैं यार इसकी क्या ज़रूरत है अभी, राइट। दिवालिया निकल रहा है अपनी कंपनी का, हम ट्रेनिंग करा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना, राइट। इसी तरह कंपनी ने इस साल बोनस नहीं दिया, अक्रू किया हुआ था लेकिन अक्रूवल रिवर्स करवा दिया, तो फिर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट और कम पड़ गई फॉर एग्जाम्पल, ठीक है।
इसी तरह हमारी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कम कर सकते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट हम मंगवा लेते हैं, या एसीज बहुत ज़्यादा मंगवाए हुए हैं कंपनी के लिए डाउन द लाइन, या हम रेनोवेशन का एक प्लान बना हुआ है हमारा, उसको अक्रू किया हुआ है हमने एक्सपेंसेस में, वो सारे हटाए और ऑटोमेटिकली हमारी कॉस्ट नीचे आ गई। ठीक है, और हम यहाँ पे नेट लॉस से नेट प्रॉफिट आ गए, या एटलीस्ट ब्रेक इवन पे आ गए। सक्सेस है ना ये, यही काम है एक टर्न अराउंड और एक एक्सपर्ट फाइनेंस के बंदे का, अच्छे फाइनेंस का। सीएफओ का काम यही है, तभी वो आगे जा सकता है मजीद, वरना सीएफओ का कोई और काम नहीं है। सीएफओ का क्या काम है? सीएफओ का काम है एडवाइज द सीईओ ऑन द फाइनेंस साइड, हाउ विल ही अचीव द ऑब्जेक्टिव्स गिवन द करंट रिसोर्सेस और गिवन द प्रोस्पेक्टिव रिसोर्सेस। ठीक है, अगली इन्वेस्टमेंट कौन लाएगा? सीईओ लाएगा, विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्शंस दैट द सीएफओ हैज मेड फॉर हिम, राइट? अगर सीएफओ अच्छी प्रोजेक्शंस नहीं करता, या सीएफओ अच्छी प्रोजेक्शंस नहीं कर पाता, बेस्ड ऑन प्रोजेक्शंस कहाँ से आएंगे? प्रोजेक्शंस, अच्छा मेरा सीएफओ क्या बोलेगा? मेरा सीएफओ बोलेगा कि यार जो कमर्शियल वाले या सेल्स वाले मुझे नंबर देंगे मैं तो वही डालूंगा ना प्रोजेक्शन में। ठीक है, लेकिन वैलिडेट करना भी तो आपका काम है, वैलिडेट करना आप, हाँ उससे क्वेश्चन पूछना, राइट क्वेश्चंस पूछें। द थिंग टू सॉल्व अ केस ऑल्सो यू नीड टू आस्क द राइट क्वेश्चंस। ठीक है, आस्क द राइट क्वेश्चंस कि भाई क्यों आपको लगता है कि सेल्स इतनी ज़्यादा हो जाएंगी? पिछले साल जो 100 हुई थी, इस साल 200 कैसे हो जाएंगे? 100% इंक्रीज कैसे होगा? वो आपको बताएगा हमने ये किया, हमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया, हमने B2B मॉडल पे भी गए हैं और यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इतना आएगा इतना आएगा। उस पर मजीद क्वेश्चन आ सकते हैं, क्यों अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, पाइपलाइन में क्या है, राइट? पाइपलाइन मॉडल देखेंगे उसका कि पाइपलाइन में क्या चल रहा है इस वक्त। तो ये सारी चीज़ें होते होते तो आपको पता लगा नहीं भाई 200 बहुत एग्जैजरेटेड नंबर है, आप 150 पे लेके आए इसको, हम 150 प्रोजेक्ट कर रहे हैं। दैट इज हाउ प्रोजेक्शंस आर डन। ठीक है, प्रोजेक्शन सही होंगी, ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स उसके आसपास आएंगे। जब रिजल्ट्स आसपास आएंगे तो कंपनी की स्ट्रैटेजी सही डायरेक्शन में होगी। अगर फॉर एग्जांपल 150 का मैंने प्रोजेक्शन किया और आया 50, स्ट्रैटेजी तो हिल गई ना पूरी। हमने 150 की बेसिस पे मेरे सीईओ ने सोचा हुआ था कि हम अगले इन्वेस्टर्स लेके आएंगे, जबकि ऐसा हुआ नहीं। तो अगला इन्वेस्टर क्या बोलेगा, यार तुम तो बातें करते हो सिर्फ। ठीक है, हाँ दो बात करो। ठीक है गाइस, और कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम, कोई सजेशंस, एनी सजेशंस? यस, आई एम ओपन टू दैट एज वेल।